आज यहाँ से आप देखेंगे आपके एसएससी जीडी, यूपी पुलिस या सीजीएल जो भी आपके आगे एग्ज़ाम लगे हुए हैं उन सब के लिए जो आज की क्लास होने वाली है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक बेटा, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है, दो वर्गों का क्षेत्रफल 16:9 है। दो वर्ग हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, मतलब रेशियो दिया गया है। उनके पैरामीटर का अनुपात ज्ञात करिए। पैरामीटर मतलब परिमाप का मान बताना है। दो वर्ग हैं, पहला वर्ग आपका ये हो गया, फर्स्ट वर्ग हो गया, और दूसरा आपका सेकंड वर्ग ये हो गया। इन दोनों वर्गों का अनुपात दिया था, क्या दिया गया है, 16:9 दिया गया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ग का क्षेत्रफल बटे सेकेंड वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, और इनका रेशियो 16/9 दिया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा गुणे भुजा, मतलब भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले वर्ग की भुजा हम a मान लेते हैं तो a² हो गया, बटे दूसरे वर्ग की भुजा b मान लेंगे तो क्या बन जाएगा, b²। मान क्या आएगा, 16/9। इन दोनों में रूट लगा था तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इस प्रकार से। ये रूट हटाना है तो इधर रूट लगा दीजिए, तो a/b का मान क्या निकल के आएगा, इसका भी वर्ग कर दें या रूट निकाल दें। तो यहाँ से 16 का रूट कितना होता है, 4, और 9 का रूट क्या होता है, 3। मतलब पहले वर्ग की भुजा 4 थी, दूसरे वर्ग की भुजा 3 थी। परिमाप पूछा जा रहा है, ठीक है ना, उनका अनुपात पूछा जा रहा है। तो परिमाप का अनुपात क्या होगा, परिमाप पूछ रहा है। आप सभी जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी माप का वर्ग हो, वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो मतलब चारों भुजाओं का योग। जैसे ये भुजा हमने ये मानी तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, मतलब भुजा में 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले वर्ग की भुजा a थी, इसका परिमाप बनाना तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ किया जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 4b बन जाएगा, ये 4a बन जाएगा। मतलब जो भी भुजा का मान आया है उसका 4 गुना आपको करना है, ठीक है। तो 4 से यहाँ गुणा करेंगे, 4 से यहाँ गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा, 4 चौको 16 और 3 चौको 12। अनुपात क्या बन गया आपका, 16:12 यहाँ से बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, और डी में दिया गया है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है, उनका मासा दिया गया है और आपसे लासा पूछा जा रहा है। जब भी अनुपातिक संख्याएं दी गई हों, चाहे 2 संख्याएं दे दी जाएं या 3 संख्याएं दे दी जाएं, तो आपको क्या याद रखना है, जो भी अनुपात में मान होगा, चाहे अनुपात में a मान हो चाहे b मान हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई, और साथ में किसका मल्टीप्लाई, HCF मतलब मासा का मल्टीप्लाई बराबर किसके होता है, लासा के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर संख्याएं क्या दी गई हैं, यहाँ पर संख्याएं 2 दी गई हैं। पहली का अनुपात है 11, दूसरे का 17, और मासा कितना दिया गया है, मासा दिया गया है 4। तो आपसे लासा पूछ रहा है, तो लासा क्या निकल के आएगा, इन सब का मल्टीप्लाई ही तो इसका लासा होगा, ठीक है। तो देखो 17 गुणे 4 करेंगे क्या बनेगा, 68 बनेगा, और 11 से गुणा करना है बराबर एलसीएम आ जाएगा, ठीक। 11 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, 8 4 7 क्या बनेगा, 748। ये क्या निकल के आ गया आपका, एलसीएम निकल के यहाँ से आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बेटा दिया गया है। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन जो आपका है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आपको बोर्ड मास का रूल याद रखना होता है। बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, कई बार हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहले बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, वी बोर्ड मास, बोर्ड मास। देखिए जरा, वी का मतलब बार कोष्ठक होता है, इसे छोटे कोष्ठक की तरह सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो हम ब्रैकेट पे आएंगे। ब्रैकेट दिए गए हैं, ब्रैकेट भी 3 प्रकार के होते हैं, स्मॉल, फिर मिडिल होता है एंड
बड़ा वाला ब्रैकेट होता है। तो जब भी क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, इसके बाद मंझले वाले को हल करते हैं और तब जाके बड़े वाले को सॉल्व किया जाता है। ओ का मतलब बेटा होता है आप में हिंदी को कहते हैं का। इसके बाद का की वैल्यू हल की जाती है। डी का मतलब डिवाइड होता है, जहाँ भी भाग का साइन हो उसके बाद का के बाद भाग के साइन को हल करेंगे। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई मतलब गुणा, इसको करेंगे। ए का मतलब ऐड मतलब एडिशन जोड़ना होगा। एस का मतलब सब्ट्रैक्ट बाद में घटाना होगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है उन सारी बातों को ध्यान रखेंगे और रूल के तहत चलिए। अगर आपने रूल से पलट के काम किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में पहले जितनी ब्रैकेट के अंदर की संख्याएं हैं हम उनको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ब्रैकेट में पहले क्या था, ब्रैकेट में दे रखा है 4/5, पूरा भी नहीं हल करेंगे, -1/5 गुणा, फिर ब्रैकेट है लिखा है 7/8 और माइनस के 5/4, ब्रैकेट बंद है और बड़ा कोष्टक बंद है। पहले ब्रैकेट के अंदर की जो संख्या है उनको हल करेंगे। सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करना हमने अभी आपको बताया। देखो यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, इन दोनों का मान बराबर कर ले। हर का मान समान करने से ऊपर की संख्याओं में प्लस या माइनस हो सकता है। तो इसे भी 8 बना लें। तो 8 बनाने के लिए दिमाग में सोचे क्या करें, इसमें 8 बनाना है तो 4 में 2 का गुणा करेंगे, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा माइनस का, और साथ में माइनस के 10 घटेगा तो माइनस के 3 बचेगा। इसकी जगह क्या आएगा, -3। तो यहाँ से करेंगे 4/5 -1/5 गुणे, यहाँ पर आया -3/8 आया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब छोटे वाले कोष्टक को हटा देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट जैसे हटेगा तो हटा दीजिए ब्रैकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे 4/5 माइनस, देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है ना, इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो माइनस के क्या आ जाएगा 3 और बटे में क्या है 8 40 हो जाएगा। अब इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, घटाएंगे। ये 40 है, यहाँ भी 40 होना चाहिए तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 8 चौको 32 बन जाएगा। ऊपर क्या बनेगा 32/40 माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 3 क्या हो जाएगा 40। इनको जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका 35/40। इसे काट देंगे 5 से 7 बार जाएगा, 5 से 8 बार जाएगा। यहाँ से कितना आया 7/8 आया। कहाँ से, ब्रैकेट के जो अंदर का पार्ट था वहाँ से 7/8 आया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा था, ब्रैकेट के बाहर लिखा था 1/5 यहाँ पर लिखा था, प्लस इसके पहले भी कुछ था 33/40 था। क्या था 33/40। इसके बाद भी तो लिखा था 4/5, ठीक। जो ब्रैकेट के अंदर का मान आया वो 7/8 आया, तो यहाँ लिखेंगे 7/8, ठीक। ब्रैकेट लगा दीजिए और 4/5 बाहर लिखा, उसके पहले क्या था 1/5 प्लस 33/40 था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ब्रैकेट खोलिए, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 7 में बनेगा, 8 40 बन जाएगा। तो 33/40 प्लस 7/40 माइनस के 4/5। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखो दोनों के जो हर है 40 है तो ऊपर वाला मान जुड़ जाएगा। तो 33 7 40 और 40 बटे में आ गया। इसे लिख सकते हैं 40/40 माइनस के 4/5। इसको काटेंगे तो 1 बचेगा यहाँ से, तो क्या आएगा 1 - 4/5। 5 में 4 घटेगा, 1/5। यहाँ से क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 1/5। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 45 है। कितना दिया गया बेटा 45, 45 दिया गया। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40.5 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48.5 है। शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। टोटल संख्या है 23। तो औसत बराबर होता क्या है, आप सबको पता है
कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसी फार्मूले से हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो देखिए क्या करना है। 23 संख्याओं का औसत दिया है, तो 23 संख्याओं का योग निकाल लिया जाए। तो योग कैसे आएगा? योग कैसे आएगा? औसत में पदों की संख्या का मल्टीप्लाई करने से। तो पूरी संख्याओं का मतलब 23 संख्याओं का योग निकालेंगे। ठीक है, तो औसत कितना है 23 संख्याओं का? 45 दिया गया है, तो 45 आपका क्या है? औसत। और टोटल नंबर कितने हैं? 23। तो 23 का मल्टीप्लाई 45 में कर लीजिए, तो कितना बन जाएगा? तो कितना बन जाएगा? देखो 45 गुणे आपको 23 करना है। 3 पचे 15, 1 3 चौको 12, अब 5 दूनी 10, 12 10 22, 1 23, हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, क्या बन जाएगा? 1035। इनका मल्टीप्लाई करने से आया 1035। अब कह रहा था प्रथम 12 संख्याओं का औसत दे रखा है ना? तो पहली 12 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो उनका भी योग निकालेंगे। तो पहली 12 संख्याओं का योग निकाल लीजिए। इन 12 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? दे रखा है 40.5। योग निकालना है तो संख्याओं से गुणा करेंगे। 12 संख्याएं हैं, 12 पंचे 60, 40.5 में 12 से मल्टीप्लाई कराइए, तो क्या बन जाएगा? 12 पंचे 60, 6, 12 चौको 48, 486 बनेगा। क्या आएगा? 486। इनका डालने बेटा नहीं, फिर मज़ा नहीं आएगा, हो सकता है दिख ना रहा हो। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी डालेंगे 6 संख्याओं का औसत और अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया, तो यहाँ से अंतिम 6 संख्याओं का योग निकालेंगे। कितना औसत दिया है? 48.5। और संख्याएँ कितनी टोटल? 6 संख्याएँ ले रहे हैं। योग निकालने के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बनेगा? 6 पंचे 30 के लिए 0, हासिल लगेगा 3, 8 छंग 48, 2 50 1 51, हासिल 5, 24 5 29 बनेगा। अब सुनो, यहीं से कह रहा है 12 6 टोटल संख्याएँ कितनी बन जाएंगी? 18 संख्याओं का योग ज्ञात कर लीजिए। कैसे आएगा? 12 का योग हमने निकाल चुके थे, 6 का योग निकाल लिया, दोनों को जोड़ देंगे, तो 6 1 क्या बन जाएगा? 7, 9 8 17, हासिल 1 4 2 6 1 7। 18 संख्याओं का योग 777 है और 23 संख्याओं का योग कितना है? 1035। तो 23 में से 18 अगर घट जाएंगी तो संख्याएँ कितनी बचेंगी? 5 संख्याएँ ही तो बचेंगी। तो 5 संख्याओं का योग क्या होगा? 23 संख्याओं के योग में से 18 संख्याओं का योग माइनस कर देंगे, तो 5 संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। तो 1035 में 777 को माइनस करेंगे, तो 15 में 7 गया 8 बचेगा, 12 में 7 गया 5 बचेगा, 9 में 7 गया 2 बचेगा। कितना आ गया? 258। सवाल में सम नहीं पूछा गया, 5 संख्याओं का औसत पूछा गया। क्या पूछा गया है? शेष संख्याओं का औसत। शेष 5 ही संख्याएँ बच रही हैं, इनका औसत। तो औसत बराबर क्या होता है? ऊपर सूत्र लिखा था हमने, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितना आ गया है? 5 पद हैं, उनका योग कितना है? 258 बटे में 5 से भाग करना है। जब भी भाग करने की बात आए तो डबल करने का प्रयास करिए, भाग मत करिए। इसका डबल कर देंगे, है ना? तो करो डबल। 8 का डबल 16, हासिल 1, 25 दूनी 50 1 51, अब बटे में 5 का डबल 10। ठीक, अब इसका इसमें भाग करेंगे, सीधे सीधे बताएंगे 51.6 आ जाएगा। तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या आ गया? 51.6, मतलब 51.6 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जो एयरफोर्स का बैच X और Y का हमने लॉन्च कर दिया है, जो कि 8 तारीख मतलब 8 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। उस बैच की टाइमिंग आपकी 10 बजे की है, जिसमें X ग्रुप के बच्चों को प्रतिदिन
प्रतिदिन फिजिक्स की क्लास मिलेगी। किसकी क्लास मिलने वाली है? फिजिक्स की, डेली मिलने वाली है जब तक आपका पेपर नहीं होगा। प्रतिदिन आपको इसमें मैथ की क्लास मिलेगी, वो भी कौन सी? एडवांस मैथ। ये केवल अभी एक्स वालों के लिए बताया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन आपको इंग्लिश की क्लास मिलेगी। किसकी मिलेगी? इंग्लिश की क्लास मिलेगी। ओके, वाई ग्रुप वाले जो भी बच्चे होंगे उनके लिए रागा का भी इंतजाम है। ठीक है, तो ये 4 घंटे की क्लास आपकी चलेगी मॉर्निंग में, सुबह 10 बजे से, सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 4 घंटे तक आपका दनादन बैच चलने वाला है। तो जो बच्चे इच्छुक हैं, वो भी कानपुर देहात के या कहीं के भी बच्चे जो क्लासेस लेना चाहते हैं, वो आकर के संस्थान में जुड़ सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। समय बहुत कम है, अगर चाहते हैं कुछ करना तो कर सकते हैं, है ना? समझ में आ गया? ठीक, दनादन क्लासेस चलेंगे, दनादन। अब आप सोचें कि यूट्यूब पर मिलने वाली है, तो यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी। ये सारी सारी क्लासें हमारी ऑफलाइन चलने वाली हैं। ठीक, बाकी जो हम अपना कोर्स बच्चों को नहीं करवा पाते हैं समय रहते बैच में, वो चीज़ें आपको यूट्यूब में दी जाती हैं। अब बाकी तो प्रैक्टिस आपकी यूट्यूब में चलती रहेगी। ठीक है, और जितने भी बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी आगामी जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए तो आकर के संस्थान में ज़रूर जुड़ें। यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल है काफ़ी अच्छा है, कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया जाता है, चाहे जीएस हो चाहे मैथ हो। जीएस भी आपको ट्रिकी सिखाई जाती है, मैथ भी आपको ट्रिकी पढ़ाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या था? एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, तब इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों का सही अनुपात नहीं है? ऑप्शन है 1:6। दूसरा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है 2:3। तीसरा ऑप्शन है 1:3। चौथा ऑप्शन है 3:7। इन सब का सम कर लीजिए। सम का मतलब योग। इनका योग कितना बनेगा? 10। इसका योग क्या बनेगा? 4। इसका योग क्या बनेगा? 5। इसका योग क्या बनेगा? 7। जिससे 60 ना कटे वही ऑप्शन सही है। 10 से 60 कटेगा 6 बार में, 4 से भी कटेगा 15 बार में, 5 से भी कटेगा 12 बार में, लेकिन 7 से 60 हमारा कटता नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह शेष राशि का 30% परिवहन और कपड़ों पर खर्च करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने पास बची राशि का 50% किराए के रख रखाव में खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50% अपने माता पिता के पास भेज देता है। शेष बची राशि 11,200 रुपये की वह बचत करता है। उसकी मासिक आय बताओ। इस सवाल में आपने देखा हर जगह शेष बची राशि का हर जगह शेष आ रहा है। तो बस हमारी तरीके से करिए, फ्रैक्शन वैल्यू से। कैसे करना है? 20%। अच्छा, 20% वो कहाँ खर्च कर रहा है? बच्चों की शिक्षा पर। तो 20% की वैल्यू 1/5 होती है, ऐसे मानना। उसके पास की जो कमाई थी, आय थी 5 रुपये थी, उसमें से 1 रुपये खर्च कर दिया तो बची कितनी? 4 रुपये। ये उसकी आय हो गई। ठीक है, आगे बढ़ो। शेष 30% परिवहन पर। तो 30% को आप फ्रैक्शन में क्या लिखते हो? 3/10। 10 रुपये उसकी आय थी, 3 रुपये खर्च कर दिए, कितने बचाएगा? 7 बचाएगा। 50% किराए के घर रख रखाव। 50% का मान क्या होता है? 1/2। 2 रुपये उसकी आई थी, 1 रुपये खर्च कर दिया, बचाया कितना? 1। उसके बाद 50% माता पिता को भेज देता है। 50% का मान 1/2 होता है। 2 रुपये बचे थे, 1 रुपये मम्मी पापा को भेजा तो 1 रुपये बचेंगे, बस कुछ नहीं है। इन सब का मल्टीप्लाई करा दीजिए। अगर आमने सामने संख्याएं कट रही हो, तिरछे से कट रही हो, काटिए। देखो 2 दूनी 4 बनेगा, इस 4 से कट जाएगा। 10 पना क्या बचा? 50। 7 एकम 7 बन जाएगा। उसकी आय थी 50 रुपये, बची कितनी? 7 रुपये। ये बचत है उसकी, और बचत कितनी है? 11,200। मतलब 7 का मान दिया है। 7 का मान कितना दिया है? 11,200 दिया है। कै गुना है ये?
कई गुना है, 7 में कितने का गुणा किया जाए, कितना बन जाए। देखो 7 का पहले भाग कर लो, यहाँ पर 7 एकम 7 और 7 छंग 42, 1600 गुना हो रहा है। तो बस इसमें भी 1600 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 16 पचे 80, 2 जीरो नहीं 3 जीरो लगा दीजिए, मतलब उसकी आय कितनी थी, 80,000 रुपये थी। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति 50,000 में 2 मोबाइल फ़ोन खरीदता है। कहता है उसने उनमें से एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। दोनों मोबाइलों का विक्रय मूल्य बराबर है। दोनों मोबाइलों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य बताइए। एक व्यक्ति है, यहाँ पर जो 50,000 दिया गया है उसको बाद में ले लेंगे, है ना। पहले मोबाइल को 15% के लाभ पर बेचता है। अच्छा, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताएंगे, 3/20। क्या होती है, 3/20। मतलब पहले मोबाइल का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 20 रुपये, और हानि पर बेच रहा है, लाभ पर बेच रहा है, तो 20 रुपये का मोबाइल खरीदा, 3 रुपये का प्रॉफिट लेके बेचा, तो सेलिंग प्राइस कितनी बन गई, 23 बन गई। ये फर्स्ट मोबाइल की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ गई। सेकेंड मोबाइल की जो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन वो हानि में बेच रहा है, तो 20% को क्या लिखते हैं, 20% के लॉस पर बेच रहा है, 1/5 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1/5। 5 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, बेचा कितने में, 1 रुपये की हानि पर, मतलब 4 में बेचा होगा। लेकिन क्वेश्चन में एक बात बोल दी गई है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। क्या बोला है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। हमने देखा पहले का विक्रय मूल्य 23 है, दूसरे का 4 है। दोनों को सेम करेंगे। सेम करने के लिए इस 4 का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 23 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम मान बराबर करते हैं तो यहाँ से नई वैल्यूज आएंगी। 4 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे, क्या बनेगा, 80। 23 का इसमें करेंगे तो बनेगा 12 और 80 92। इसका इसमें करेंगे तो 100 और 15 115 बनेगा। इसका इसमें करेंगे बनेगा 92। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है कि जो मोबाइल हानि पर बेचा गया उसका आपको क्रय मूल्य बताना है। हानि पर बेचा गया, हानि पर कौन सा बेचा जा रहा है, जो ज़्यादा में खरीद के कम में बेचा जाएगा ना, वही तो हानि पर बेचा जा रहा है। यही तो बेचा, सेकेंड वाला मोबाइल हानि पर बेचा गया, ये वाला, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, वो भी क्रय मूल्य निकालना है। अच्छा, दोनों मोबाइल का अगर हम क्रय मूल्य देखें तो कितना बनेगा, 5 11 8 19, 195 बन रहा है, ये यूनिट है। लेकिन रियल में कितना दिया गया है, रियल में दोनों का क्रय मूल्य 50,000 दिया गया। कितना दिया गया है, 50,000। 195 का भाग कराएंगे यहाँ पर 50,000 में, तो 1 यूनिट का मान निकलेगा यहाँ से। और निकालना क्या था, और हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य। हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य कितना, 115, मतलब 115 की वैल्यू ज्ञात करनी है। बस खत्म क्वेश्चन। 5 से काटो, 5 3 15, 4 आएगा, 5 नाम 45, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, और 23 गुणे 50 कर लेंगे, तो 23 गुणे 5 करने से पहले कितना बनेगा, 100 और 15 115, 1 2 3 4 0, और 39 से भाग कराना है। ठीक है, आप 39 से ही कर लीजिए, नहीं भ्रमित होंगे कि हम 40 से क्यों करवा रहे हैं। तो 39 दूना कितना होता है, 78। 15 में 8 घटा लो, 7 बचेगा, और 10 में 7 गया, 3 बचेगा। ठीक, 9 बार करवाइए, 9 9 81 8, 9 को गुणा 3 में 27 में 8 जोड़ेंगे 35 बन जाएगा। ठीक है, तो जिसमें 29 से ऑप्शन स्टार्ट होगा उसी को टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन था ये आपका। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने बिना कोई लाभ व हानि अर्जित किए 2 टीवी सेट प्रत्येक 7200 रुपये की दर से बेचे। यदि उसने एक टीवी सेट को 10% हानि पर बेचा हो तो उसने दूसरे टीवी सेट को कितने % लाभ पर बेचा। कह रहा है 2 टीवी सेट है उसके पास और प्रत्येक सेट 7200 का बेचा जा रहा है, मतलब दोनों का क्रय मूल्य यहाँ पर सेम है। ठीक, यदि एक टीवी 10% हानि पर बेची हो तो दूसरी टीवी को कितने % लाभ पर बेचा गया हो। ओके,
चलो देखते हैं। एक व्यक्ति ने बिना कोई लाभ व हानि अर्जित की, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, बिना कोई लाभ और हानि अर्जित किए हुए, ठीक समझने का प्रयास करिएगा। पहली टीवी उसने 7200 रुपये में खरीदी है, दूसरी टीवी भी 7200 रुपये में उसने खरीदी है। जब दोनों टीवी खरीद के लाता है तो कितने की दोनों टीवी पड़ जाती हैं? 004 कितने की पड़ी हैं? 14,400 रुपये का दोनों टीवी का प्राइस है, क्रय मूल्य। और जब बेचता है दोनों टीवी का जो विक्रय मूल्य होता है ना, उनसे भी उनको 14,400 रुपये ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि सवाल में ऊपर बोला गया है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेच दिया, इतने खरीदी इतने की बेच डाली। अब कह रहा है पहली टीवी को उसने कितने परसेंट पर? पहली टीवी को 10% की हानि पर बेचा था, तो 7200 का 10% निकाल लेंगे। 7200 का आप 10% ना निकाल के सीधे 90% निकाल लो, विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो 90% निकालिए, 9 7 63 एक 64 होता है, मतलब 6480 रुपये में उसने बेचा था। यहाँ पर क्या आएगा? अब इसमें से इसको हटाएंगे तो 14,400 में हम 6480 माइनस कर लेंगे। 10 में 8 गया, 2 बचेगा, 13 में 4 गया, 9 बचेगा, 13 में 6 गया, 7 बचेगा, 7,920 रुपये आएगा। अगर समझ में नहीं आया किसी को दोबारा से फिर बता देते हैं। कह रहा था क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ने 2 टीवी सेट खरीदे हैं, पहला टीवी सेट 7200 में, दूसरा टीवी सेट 7200 रुपये में। तो बताओ कुल कितना खर्चा हो गया आपकी पॉकेट से? तो 14,400 खर्चा हो गए। फिर कह रहा है जब बेच देता है तो ना तो उसे लाभ होता है ना तो हानि होती है, मतलब यहाँ से जितने में खरीदा था उतने में ही बेच दिया। लेकिन पहले टीवी सेट को 10% की हानि पर बेचा था, तो 7200 का 10% निकालेंगे, जो भी मान आएगा उसमें 7200 में घटा के यहाँ लिखेंगे। अब दूसरे वाली टीवी का हमसे पूछा था कि उसको कितने % लाभ पर बेचा है, तो दूसरे वाले का हमें विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो कुल विक्रय मूल्य पता था, पहली वाली का विक्रय मूल्य पता हो गया, तो इसमें इसको माइनस करके यहाँ का मान निकाल लिए। दूसरी टीवी का विक्रय मूल्य आ गया कितना? 7,920 रुपये। पहली का क्रय मूल्य 7200 है, तो लाभ देख लो कितना हो गया। यहाँ से लाभ आ जाएगा आपका कितना? 7,920 में से 7200 को माइनस कर लेंगे, क्या बचेगा? 720 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कितने % का हुआ है? तो 720 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए पर हो रहा है? 7200 रुपये पर ही तो प्रॉफिट हो रहा है। मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 2 जीरो काटिए, 72 से ये कटेगा, 10 बचेगा, आंसर आएगा आपका 10% का प्रॉफिट हुआ है। बात समझ में आई?